नमस्कार, स्वदेश की बात आशुतोष के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही खास मुद्दे को लेकर आपका दोस्त आशुतोष एक बार फिर हाजिर हो चुका है। हमारे देश में आरक्षण को लेकर राजनीति कोई नई बात नहीं है। आरक्षण को लेकर लगातार राजनीति होती रही है। आजादी के बाद से ही जो हमारे समाज के जो पिछड़े और अति पिछड़े जो वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया था। हालांकि शुरुआती दौर में आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन अलग अलग सामाजिक परिदृश्य और अलग अलग राजनीतिक कारणों की वजह से ये आरक्षण का दायरा बढ़ता गया। इसके बाद लगातार दूसरी जातियों ने भी आरक्षण की मांग की और इसका दायरा और बढ़ता गया। 1990 में आपको याद होगा कि वीपी सिंह की सरकार थी, उस वक्त भी मंडल आयुक्त के तौर पे आप उसको जानते हैं, उस समय ओबीसी के आरक्षण को दिया गया था। हालांकि उसको बहुत बड़ा फायदा वीपी सिंह जी को नहीं हुआ था उसके बाद जो चुनाव हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर अगर जरा से भी अगर कोई आरक्षण को वापस लेने की मांग करता है या बात उठाता है या चर्चा में आता है तो उसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। हमने देखा था किस तरह से आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान को छोटे से जो शब्द आए थे कि इसमें चर्चा की जानी चाहिए, उसमें कितना तूल पकड़ लिया था। तो कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर हमारा जो भारतीय समाज है और कहा जा सकता है भारतीय राजनीति बहुत ही सेंसिटिव है। और कोई भी फिलहाल राजनीतिक संगठन इसमें कोई भी कहा जा सकता है छूने से पहले 100 बार सोचता और छूता भी नहीं है। मध्य प्रदेश में हमने एक आंदोलन देखा था जिसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से बहुत पिछले चुनाव के वक्त माई का लाल शब्द जो का इस्तेमाल किया था उसका काफी खामियाजा उन्होंने भुगतना पड़ा था चुनाव के दौरान। लेकिन अब कहा जा सकता है कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक स्वर्ण आयोग की घोषणा कर दी गई है। रीवा में 26 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की यहाँ पर घोषणा की है। 10% आरक्षण केंद्र सरकार लगातार दे रही है। हालांकि बिहार ऐसा पहला राज्य था जहां पे 10% आरक्षण लागू किया गया था। क्या आरक्षण हमारे देश की राजनीति का और हमारे देश के समाज का एक अब अहम हिस्सा बन चुका है? और क्या सिर्फ आरक्षण के आधार पर ही हमारे देश के जो पिछड़ा वर्ग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनकी उत्थान हो सकता है, उनका उद्धार हो सकता है? और क्या आरक्षण की जो राजनीति है वो दिनों दिन बढ़ती जाएगी और इसका खामियाजा या फायदा किसे होगा किसे नहीं होगा? तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। बहुत ही खास पैनल इस समय और बहुत ही बड़ा पैनल इस समय हमने स्टूडियो में आमंत्रित कर रखा है। मैं आपका तारुफ तत्काल करा देता हूं। करुणा शर्मा जी हैं, सपाक्स के राष्ट्रीय प्रभारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल गोयल जी समाजशास्त्री हैं, हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकेंद्र गुर्जर जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी SC/ST एकता मंच के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवियन खोंगल, हम उनको विक्की खोंगल भी कहते हैं प्यार से, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ सुमित ओरछा जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है फोन लाइन से। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। करुणा शर्मा जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। करुणा जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के इस कदम को आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि अगर आप वाकई में इतना भला चाहते हैं प्रदेश का, तो इतने सालों में आरक्षण ने कितना उन लोगों का भला किया जो वाकई में इसके अधिकारी थे, हकदार थे, से ज़्यादा कहीं समाज को बांटा है और विपरीत दिशा में पहुंचाया है। कई ऐसे घटनाएं, परिदृश्य सामने आए हैं जब इस आरक्षण का या इससे जुड़ी जो और चीज़ें हैं, जैसे कि एट्रोसिटी एक्ट ले लीजिए, इसका गलत उपयोग ज़्यादा देखने में आया है। आरक्षण को अगर हम मान के चलें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इसको आर्थिक आधार पर किया जाए? क्यों हम बार बार समाज को, देश को बांटने की बात कर रहे हैं? एक तरफ बीजेपी कहती है कि वो अखंड भारत के निर्माण का सपना देखती है, और दूसरी तरफ जो भारत अभी साथ है, जो अभी देशवासी साथ है, आप उन्हीं को बांट रहे हैं। क्या फर्क रह गया कांग्रेस में और आपने? कांग्रेस ने अगर आरक्षण को एक अपना चुनाव का मुद्दा बनाया, या कह लीजिए कि उससे वोट की राजनीति करने की कोशिश की, जो आप इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उसी कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वाकई में आप प्रदेश का, देश का हित सोचते हैं तो उन ज़रूरतमंदों को आरक्षण दीजिए। हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। आरक्षण उनको दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, ना कि उनको जो कि इसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं निहित स्वार्थों के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आयोग बनाया गया है ये कोई इसमें समाज का। मुख्यमंत्री जी ने बोला तो सबसे ज्यादा आप ही लोगों ने विरोध किया था, वो सवर्ण आयोग बनाते हैं। नहीं, लेकिन जब माइका लाल मुख्यमंत्री जी ने बोला तो सबसे ज्यादा आप ही लोगों ने बांट रहे हैं समाज को, सवर्ण आयोग बनाते हैं, तो इसमें भी आप अगर आप हित चाहते हैं समाज का तो आप लोगों को वो दीजिए जो उनकी जरूरत है, ना कि वो उनसे लीजिए जो आपकी जरूरत है। जैसा कि मैंने, सहमत है इस बात से? मैं कुछ बात से तो सहमत हूँ, लेकिन कुछ बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ करुणा जी की। मैं सबसे पहले तो आशुतोष जी, आपके क्वेश्चन जो आपने सबसे पहले शुरुआत करी थी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा था कि पहले जब संविधान बना था तो उसमें 10 साल के लिए आरक्षण था। मैं आपसे
आप मेरे बड़े भाई हैं, फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ एक बार दोबारा से आप संविधान को पढ़िए और संविधान सभा में जो डिसीजन लिए गए थे उनको पढ़िए। उनमें सिर्फ राजनीतिक आरक्षण को 10 साल की दिया गया था और बाकी ये आरक्षण, इसको रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। जिस देश में जिस तरीके से छुआछूत और सूद और लोगों को घर में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, उनको आगे बढ़ने के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि 10 साल के लिए आरक्षण था। और अब मैं बात करता हूं करुणा जी की बात पर। करुणा जी ने कहा कि ये लॉलीपॉप है, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि सरकारें कोई भी हों, वो सिर्फ लोगों को एक रोटी के तौर पर देती हैं और लोगों को लालच देती हैं और उसमें करती कुछ नहीं। जैसे कि पिछड़ा वर्ग आयोग है, SC/ST आयोग है और भी माइनॉरिटी आयोग हैं। लेकिन ये बिल्कुल इस तरीके से, मैं ज़्यादा बात करूं तो बीजेपी अभी सत्ता में, आप देखिए बीजेपी में जिस तरीके से अभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, लेकिन जिस तरीके से संविधान के अनुरूप जो पिछड़ा वर्ग आयोग को बनना चाहिए था उसको ना बना के बिल्कुल नपुंसक पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं, जिसमें कोई पावर नहीं है, पिछड़ा वर्ग के कोई हित की बात नहीं है, ये स्थिति हो रही है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूं कि ये राजनीतिक मुद्दे हैं। सिर्फ राजनीति के समय अपने आप को चमकाने के लिए ये लोग काम करते हैं। इनको जनता से, समाज से कोई लेना देना नहीं। मैं बिल्कुल अब मैं बिल्कुल अब मैं मैंने ये नहीं कहा, सुनिए, बिल्कुल मैं करुणा जी से बात कर बिल्कुल मैं करुणा जी से ये पूछना चाहूंगा। करुणा जी बताइए, इस देश में किसी दलित को घोड़ी से उतारा जाता है, वो आर्थिक आधार पर उतारा जाता है या जाति के आधार पर उतारा जाता है? किसी भी दलित को यदि पानी भरने से पहले यदि कुएं पे कहीं चढ़ जाए तो उसको मारा जाता है, तो जाति के आधार पर मारा जाता है कि आर्थिक आधार पर मारा जाता है? ये बताइए, पुजारी मंदिर में जब बनता है वो जाति के आधार पर बनता है, आर्थिक आधार पर बनता है? कोई भी राजा अपने आप को गर्व महसूस करता है, हम क्षत्रिय हैं, वो जाति के आधार पर होता है तो आर्थिक आधार पर होता है? यदि आप आर्थिक आधार की बात करते हैं तो इस देश में सब कुछ आर्थिक होना चाहिए। जाति और नाम और अपने गोत्र लिखने पर प्रतिबंध कर देना चाहिए। और जो भी अपने आप को समझता है कि हम बड़े हैं, हम भी हैं, उनको सबसे पहले इस देश में फांसी की सजा सुनाई जाए। क्या आप सहमत हैं? आरक्षण, यदि आप बात करती हैं आरक्षण की, तो सबसे पहले जाति व्यवस्था खत्म करिए। इस देश में ना जाति रहेगी ना जाति आरक्षण रहेगा। अब जाति खत्म हो जाएगी तो जाति के आधार पर हिंसा नहीं होगी। जब हिंसा नहीं होगी या जाति भेदभाव नहीं होगा तो आरक्षण तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इनका अपना मत है। मैं समाजशास्त्री प्रफुल्ल गोयल जी के पास जाऊं से पहले इनका अपना मत है। मैं समाजशास्त्री प्रफुल्ल गोयल जी के पास जाऊं से पहले मैं विवियन जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। कांग्रेस पार्टी का रुख है सर, स्वर्ण आयोग समाज के किसी भी वंचित वर्ग के लिए, समाज के मुख्य धारा से जो ना जुड़ पाया हो ऐसे वर्ग के लिए यदि काम किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी वहां उसके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन मैं थोड़ी त्रुटि सुधार करना चाहता हूं। सवर्ण आयोग, ये सबसे पहला, ये शब्द ही असंवैधानिक है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस शब्द के अंदर सुधार किया जावे और मीडिया को भी ये मेरी एक राय है छोटी सी कि सवर्ण आयोग जैसे शब्द को इस्तेमाल कीजिए, असंवैधानिक शब्द है। यदि किसी वर्ग के लिए बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने सामान्य निर्धन कल्याण आयोग मध्य प्रदेश शासन की स्थापना माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय में कर दी गई थी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। उस सामान्य निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए यदि कांग्रेस ने कार्य कर दिया है तो उसके अंदर कोई सुधार की आवश्यकता यदि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को लगती, वो स्वतंत्र थे। लेकिन जो रीवा में जाके उन्होंने चुनावी लॉलीपॉप, जैसा कि करुणा दीदी और भाई लोकेन गुजर जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से चुनावी लॉलीपॉप देने का वहां पर जाके कार्य किया है, ये निहायत निंदनीय कार्य है। समाज के अंदर विघटन पैदा करने वाली बात है। और जो माइका लाल शब्द बोल के समाज के अंदर, समाज के एक बड़े वर्ग को, जो हमारे अपर कास्ट के जो हमारे भाई हैं, उनका अपमान जिस प्रकार से किया था, उनको जिस प्रकार से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया था, ये अपने पाप धोने का कार्य कर रहे हैं। ये राजनीतिक रोटियां उस पर सेकना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव सामने खड़े हैं। तो ये इस प्रकार से उसको दिशा भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। उसी विंध्य के अंदर जहां पर उन्होंने ये बात कही है, उसी विंध्य के अंदर अभी 20 बच्चियां, छोटे छोटे मासूम बच्चे मर गए, 20 से ज्यादा। अनूपपुर के अंदर जहरीली शराब पीने से बच्चे मर गए। अभी गैंग रेप के अंदर हम लगातार पिछले 15 दिनों से आपके यहाँ पे हम लोग डिबेट करे जा रहे हैं। तो जो जमीनी मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं सवर्ण वर्ग को एक लॉलीपॉप देने का कार्य किया जा रहा है, जिसका चुनाव में नगरीय निकाय में फायदा उठाया जा सके।
विकी जी, सुमित ओरछा जी फोन लाइन से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी तरफ से कदम उठाए गए। सुमित जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुमित जी, जो कदम उठाया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उनका विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं सपाक्स का कहना है कि भाई ये तो समाज को बांटने वाला कदम है। मुझे लगता है सुमित जी तक हमारे शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रफुल्ल जी से मैं चर्चा पहले शुरू करूंगा, वीसीआर से कहूंगा कि सुमित जी को भी जल्द से जल्द जोड़ें। प्रफुल्ल जी, समाजशास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल जी, ये जो कदम उठाया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, इसे किस तरह से आप देखते हैं? भारत का निर्माण हुआ है तब से समाज को राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हितों के लिए, अलग अलग लोगों की संतुष्टि के लिए समाज को विघटित करती आई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों में भी इतने सारे उन्होंने वर्ग बना दिए हैं। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो एक सवर्ण जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं, जो कि सामान्य वर्ग के लिए उपयोग किया जाता है, उसको समाज में जब एक अपनी प्रतिभा के बल पर जब वो आगे बढ़ता है और देखता है कि उस प्रतिभा के बावजूद भी जब वो उस आरक्षण लेवल ख़त्म होने के बाद, जहाँ से कि उसको मिलता है कि सामान्य वर्ग के लिए कहीं पे 50% है, कहीं पे 40 वर्ग है, कहीं पर कुछ और परसेंटेज है, जब वो समाप्त हो जाता है तब उसको उस एक जो मापदंड होता है उसका, उससे ऊपर जाने के बाद भी अपनी प्रतिभा के फलस्वरूप वह जो सामान मिलना चाहिए, वह जो सम्मान मिलना चाहिए, कहीं पर पदोन्नति होनी चाहिए, कहीं पर लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और दूसरा, जब हम देखते हैं कि भाई जितने भी वर्षों से समाज में बातें होती हैं तो सामान्य वर्ग को सदैव ही सवर्ण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो सवर्ण आयोग का गठन अगर हम सिर्फ शब्द के फलस्वरूप कहना चाह रहे हैं कि ये गलत है, तो वो गलत नहीं है। गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। सवर्ण शब्द की जगह आप उसको सामान्य वर्ग कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन सवर्ण को जब हम सामान्य वर्ग को सवर्ण कहते हैं और सवर्ण को सामान्य वर्ग समझना नहीं चाहते हैं, तो यह एक विरोधाभास सभी लोगों में पता नहीं क्यों है। दूसरा, सवर्ण के जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, सवर्णों में ब्राह्मण भी आते हैं, अल्पसंख्यक भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, और सभी प्रकार के वर्गों को सवर्ण में शामिल किया गया है। तो जब हम सवर्ण की बात करते हैं तो उनमें जो निर्धन वर्ग हैं उनका ध्यान रखने के लिए कौन आगे आएगा? तो अगर उसको अलग से नाम देकर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो यह मेरे विचार में तो कहीं से भी गलत नहीं है। गलत नहीं है, हालांकि आपकी राय जो है वो इत्तेफाक नहीं रखती है। शायद कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता हैं मौजूद है हमारे साथ में, सुमित जी से मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। संविधान मैं सुमित ओरछा जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कदम का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। सपाक्स भी कह रही कि ये समाज को बांटने वाला कदम है। हालांकि थोड़ी सी जो अलहदा जो राय है वो हमारे समाजशास्त्री मौजूद है, प्रफुल्ल जी, उनकी आ रही है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे पक्ष जानना चाहूंगा सुमित जी आपके जरिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ जा रहे? डिबेट में, डिबेट। सुमित जी, आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है? सुमित जी, आप मुझसे सुन पा रहे हैं? सुमित ओरछा जी जी, सुन पा रहा हूँ मैं सब। हेलो हेलो
सुमित जी, मैं बस बहुत संक्षेप में, जो मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। ऐसा कौन सा काम है इस संसार में जिसका सवर्ण कांग्रेस आयोग को विरोध नहीं लेकर। करे? ऐसा कौन सा काम इस संसार में है जो भारतीय जनता पार्टी करे और कांग्रेस उसका विरोध ना करे? जब विचार शून्य विपक्ष होता है तो उसको ये सुध नहीं पड़ती है, ये उसको विवेक नहीं आता है कि किस चीज का विरोध करना चाहिए और किसका नहीं। इसलिए दिशाहीन कांग्रेस किसी भी काम का विरोध कर सकती है, वो स्वतंत्र है और गतिमान भी है, तो वो अपना विरोध करने के लिए स्वतंत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वहारा वर्ग के लोकप्रिय नेता हैं। हर वर्ग की चिंता, हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और मध्य प्रदेश की जनता उन पर भरोसा करती है और उनके भरोसे पर वो खरे उतरते हुए सबकी आशा आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। शिवराज जी ने हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है और बहुत कुछ किया है। उसी परंपरा में, उसी श्रृंखला में यह एक बहुत ही अच्छा जनहितैषी कदम है, इसका मैं अभिनंदन करता हूं। हेलो, करुणा शर्मा जी सपाक्स पार्टी से हैं, आपसे कुछ पूछना चाहती हैं सुमित जी। जी बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि करुणा जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो समाज को बांटने वाले जो की अपने कोशिश कुछ भाजपा वैसे ही क्यों कर रही है जैसा कि कांग्रेस ने किया? क्यों भाजपा उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो भले सवर्ण में आता हो, सामान्य में आता हो, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बड़ी बहन, 1 रुपए किलो गेहूं या 2 रुपए किलो चावल बांटने वाली बात नहीं होती है। एक वर्ग ऐसा भी है जिसके बच्चे काफी टैलेंटेड हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे परसेंट लेके आ रहे हैं या आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। सिर्फ ध्यान ये दिया जा रहा है कि वोट कहां से ज्यादा मिल सकते हैं, जिस परंपरा को कांग्रेस अभी तक आगे बढ़ाती आ रही है। स्पीच देनी चाहिए। सवाल आपने पूछ लिया है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण लेकर के इकोनॉमिकली जो वीक लोग हैं उनको लेकर के सवर्णों में से, सामान्य वर्ग के लोगों में से उनको 10% आरक्षण देने का काम कौन सी सरकार ने किया? उस सरकार का नाम आप मुझे बताने की कृपा करें। और लागू कब होगा वो आप बताने की कृपा करें। किसने किया है ये आप बताने की कृपा करें। लागू देखिए, करना और उसे लागू करना सिर्फ लागू है, एक सपना दिखा देना और उसे हकीकत में लागू करना, दोनों में फर्क है। वो फर्क करके दिखाइए ना। नौकरियों में ये कोटा लागू हो चुका है, आपकी जानकारी में नहीं है तो दुरुस्त कर लें। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर सकता हूँ, आपकी जानकारी में नहीं है तो दुरुस्त कर लें। मैं तो प्रतिदिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं प्रतिदिन अनेक विद्यार्थियों के जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके ईडब्ल्यूएस के कार्ड जो है तहसील से जारी करवा रहे हैं और वो जारी हो रहे हैं, उनको नौकरियों में लाभ देने के लिए। यहाँ आप लोगों को भी सिर्फ 2 ही कैटेगरी दिख रही है जैसे कि कांग्रेस को दिखती थी, या तो एक बहुत ही नीचे का तबका या बहुत वो जो पैसे वाला है। वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति कहाँ जाए जो ना तो ईडब्ल्यूएस में आता है और ना करोड़पति है? वो कहाँ जाए? उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? या आपके हिसाब से भी वो क्योंकि वोट के लिए आपके कीमती नहीं है तो आप भी उसकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते हैं? देखिए, आपकी राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए आप सत्य को ना सुन पाएंगे ना स्वीकार कर पाएंगे, लेकिन हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं नहीं, मैं बिल्कुल सत्य सुनूंगी भी और स्वीकार भी करूंगी। विश्व की सबसे बड़ी आयुष, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुनेंगे आप, मैं आपसे विवाद नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा विवाद लेते हैं। लोकेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जी चूंकि आपकी सरकार एक सवाल भी आपसे पूछ जी। आप प्रवक्ता महोदय जी, आप बताने का कष्ट करेंगे कि जिस तरीके से जो मनुस्मृति में हुआ करता था सवर्ण, अवर्ण और शूद्र, क्या आप दोबारा से सवर्ण आयोग बनाकर वही मनुस्मृति को, जो आरएसएस की विचारधारा है, जो आरएसएस चाहती है इस देश में मनुस्मृति का संविधान होना चाहिए, बल्कि आपको वर्ग के आधार पर बनाना चाहिए? तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग है, लेकिन आपने पर्टिकुलर सवर्ण शब्द को ही क्यों यूज किया? क्या ये आपको आरएसएस के आपके आकाओं ने आपको ये
बताया था कि हमको आगे मनुस्मृति लागू करना है, जिसके लिए आप सवर्ण और अवर्ण और शूद्रवादी भाषा को, अब तो मुझे लगता है तो कल आप ओबीसी और SC ST के जो आयोग है उनको करेंगे, फिर ओबीसी को अवर्ण कर दोगे और SC ST आयोग को शूद्र आयोग कर दोगे। क्या आपकी यही मंशा है कि आगे काम करने की? और दूसरा सुन लीजिए, एक तो ये आका शब्द आपके यहाँ होता है, आप लोगों के आका राहुल गांधी हैं, ये नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता राहुल है। गांधी मेरा नहीं, तुम्हारे हो सकते हैं, कांग्रेस के हो ठीक है, सकते तो हैं, मैं अपने समाज आका, सेवी हूं, अपनी टर्मिनोलॉजी को हमारे ऊपर लादने की कुचेष्टा ना करें। दूसरा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, किसी चीज का नोटिफिकेशन पढ़ लिया है कि क्या उसमें शब्द है और क्या खराब है, और क्या आपसे पूछ करके ये शब्द चुने जाएंगे? आप जो देश को बांटा है, वो जिन लोगों ने बांटा है, तो यही किसी की सुनना नहीं चाहते, आप वही करते हो जो आपके मन का होता है, जिससे आप जिस चीज को आप मनुस्मृति को लागू करने के लिए जा रहे हो, जो आपकी सोच है, भैया कौन है आरएसएस की विचारधारा के लोग मनुस्मृति के सदमे में है? ये कौन है? एक मनुस्मृति का कोई एक श्लोक याद है आपको क्या? कोई मनुस्मृति का एक श्लोक याद है क्या? पढ़िए एक आध बार मनुस्मृति। क्या क्यों इतना सदमे में जी रहे हो भैया? कोई मनुस्मृति लागू नहीं हो रही है, देश संविधान से चलता है, संविधान से चल रहा है। क्या संविधान में किसी के अधिकार नहीं हो सकते हैं क्या? किसी को, और आयोग की क्या भूमिका है? विकास सबका हो रहा है, किसी का प्रताड़ना हो, किसी को प्रताड़ित किया जाए, कोई भूमिका नहीं है तो ये भैया ऐसे क्या आवश्यकता है? आप आशुतोष जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ, बहुत होगा, लेकिन आप मैं बोलने का जवाब दे सकता हूँ, बार्गेनिंग का नहीं। क्षमा करिए, ये लोग एक साथ सब सारे लोग बोलेंगे, मैं आपके स्टूडियो से दूर हूं, अगर एक एक करके आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। एक मिनट बने रहिए सुमित जी बने रहिए। नहीं ठीक, आप बने रहिए, एक मिनट जी बने रहिए। मैं प्रफुल्ल जी का भी, जो हमारे समाजशास्त्री मौजूद हैं, प्रफुल्ल जी, ये जो आप देख रहे हैं कि द्वंद्व है, अगर कहीं ना कहीं आयोग तो कुछ प्रफुल्लित हो सकता है, अभी हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि भाई सामान्य वर्ग है, उसको सवर्ण कहिए, सामान्य कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उस तक बेनिफिट पा रहे हैं, उस पे मैटर करता है। प्रफुल्ल जी, एक मैं प्रफुल्ल जी की बात ले लूं, उसके बाद आप प्लीज बोलिएगा। सुमित जी आप जुड़े रहिए, प्रफुल्ल जी की आवाज आप सुन पाएंगे, समाजशास्त्री हमारे साथ जी। हाँ साहब, संविधान के अनुसार सवर्ण शब्द एक मनुस्मृति का लिया हुआ शब्द है सवर्ण, परंतु जब हम एक सामाजिक बात करते हैं तो समाज में जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको सदैव ही सभी पार्टियों द्वारा और सभी उनके प्रवक्ताओं द्वारा सवर्ण शब्द का ही उल्लेख किया जाता है। तो यदि हम सामान्य की जगह सवर्ण शब्द को ही संवैधानिक दर्जा दिलाने के ऊपर लगे हुए हैं, जो कि हम आपस की डिबेट्स में, पेपर्स में, मीडिया में सब जगह इस शब्द का उपयोग करते हैं, तो इस सामान्य को सवर्ण कहने में जो आपत्ति है उसका कारण समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। बिल्कुल, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने बोला कि कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए, तो फिर आप जैसे जिस तरीके से SC को SC ST उसको शूद्र भी कहा जाता है, तो आप उनको भी SC ST का नाम हटा के शूद्र आयोग करवा दीजिए ना, आपको मालूम पड़ जाएगा। आप कितने समाज मानते हैं कि भाई उनको SC ST क्यों कहा जाता है? आपकी सोच से समझ में आ रहा है? कोई समाज जो है भाई SC ST की बात सुनिए, प्रफुल्ल गोयल जी, आप ये बताइए मध्य प्रदेश में कितने % आरक्षण लागू है? आप मुझे बता दीजिए, आप समाजशास्त्री है ना, आपने समाजशास्त्री, आप बताइए मध्य प्रदेश में कितने % आरक्षण लागू है? भाई अभी की स्थिति में 50% पहले था, 10% सवर्ण निर्धनों को जो आरक्षण दिया गया गरीब वर्ग के लोगों को, कितना था बताइए ना मुझे, कितने % था सबको आरक्षण? भाई सबके संविधान के द्वारा 50% आरक्षण अलग अलग जातियों को दिया गया। बताइए SC को कितना % आरक्षण है मध्य प्रदेश में? भाई 15% के ऊपर है। अरे ऊपर नहीं, आप एग्जैक्ट बताइए, आप समाजशास्त्री, आपको तो देखिए मेरे को इन सब चीजों से पिछड़ा वर्ग को कितना हो, पिछड़ा वर्ग को कितना हो, जब पिछड़ा वर्ग SC ST को द्वारा के द्वारा जब 50% का आरक्षण दिया गया है, जब उस 50% के आरक्षण अगर सवर्ण लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को अगर कोई आरक्षण दिया जा रहा है तो उससे आपत्ति क्या है? उसका नाम रखिए ना, आप सामान्य वर्ग आयोग रख दीजिए उसका। सामान्य और सवर्ण से आपको समस्या क्या है, आप मुझे बताइए ना। क्यों है ये वही मनुस्मृति वाली जिस तरीके से जो हिटलर शाही पहले चलती थी, पिछले 5000 सालों से इस वर्ण व्यवस्था के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसका हमने भोगा है, उसको हमने झेला है।
हम ठीक हाँ अब भाई, अब भाई, अब दो जब लागू करने अब जा जब रहा हूं। संविधान की 70 सालों की आजादी के बाद जब हमने व्यवस्थाओं को ठीक किया, हमने समाज को संगठित करने का कार्य किया है, बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लागू इस संविधान को इस देश के अंदर स्थापित होने के बाद में सबको बराबरी का दर्जा देने की हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो समाज में विघटन पैदा करने वाली बातें क्यों की जा रही है? जब हम आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो समानता की बात करते हैं, करुणा जी, आपका आर्टिकल कमेंट। में स्पष्ट निर्देश है कि करुणा शर्मा जी, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप विवेन आपकी बात पर टिप्पणी ले लेते हैं करुणा शर्मा जी पर, आपके विचार पर टिप्पणी ले लेता हूँ। करुणा जी आप बोले, के शब्दों के एक बार बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे एक बार दीजिएगा। विवेन जी रुकिए एक मिनट, एक मिनट की बात से बहुत शुरू करना चाहूंगी। करुणा जी का वकील लेना। जी ने बहुत तेज आवाज में कहा था कि घोड़े से उतार दिया जाता है या कुएं से नहीं पानी पीने दिया जाता है, उसका क्या आर्थिक आधार से लेना देना है। तो मुझे ये बताइए कि जिस वक्त गलत इल्जाम लगा के एक सामान्य वर्ग या सवर्ण वर्ग के डॉक्टर को परेशान किया जाता है, उसके ऊपर कैरेक्टर के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, वो क्या होता है? वो जाति का या वर्ग का फायदा उठाने का नाजायज तरीका नहीं होता है क्या? जब एक सामान्य वर्ग का, चाहे वो सवर्ण का है या सामान्य का है, अभी मैं उसका कैटेगराइजेशन नहीं कर रही हूं, वो बच्चा अगर 90-95% लेके आता है, लेकिन उसको इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी अच्छे शैक्षणिक संस्थान में या नौकरी के उसको ले नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक आरक्षण का वो बच्चा जो मुश्किल से 25% लेके आया है, वो उस कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। ये कहाँ का सही हक है? और इस पे कौन, एक मिनट सुनिए, मैं जब आप बोल रहे थे मैं चुप बैठी थी, अब मैं बोल रही हूँ, अब आप सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए। तो मुझे ये बताइए कि ये जो अच्छे भले जो पढ़े लिखे बच्चे हैं सवर्ण, उसके जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उन पे जो आपके यहाँ से गलत कैरेक्टर पे उंगली उठा के इल्जाम लगा दिए जा रहे हैं, इसको आप मुझे पहले जस्टिफाई करके बताइए। सिर्फ जातिगत आधार पर अपना कोई निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए कि ड्यूटी अगर टाइम पे नहीं की जा रही है, उस पर उंगली उठाई गई, उस पर बोला गया कि आप नियम को मानिए, ड्यूटी टाइम पे आइए, उठा के और इल्जाम लगा दिया गया कि ये इंसान मुझे परेशान कर रहा था, इसका कैरेक्टर खराब है। इसको आप मुझे जस्टिफाई करके बताइए जाति के आधार पर कि ये कहाँ तक सही है। जो आप कुछ नहीं, आपने मुझे बोला रहा कि घोड़े पे से उतारा गया, कुएं में से पानी नहीं पीने दिया गया, तो आप मुझे ये भी जस्टिफाई करके बताइए कि ये कहाँ तक सही है। सुनिए तो, दूसरी चीज, ये जो सवर्ण आयोग बना है या जो सामान्य वर्ग के लिए आयोग बनाया गया है, पहली चीज तो ये कि हम इसका स्वागत भी कर लें, तो किस आधार पर करें, किस चीज को हम माने कि सच्चाई के तौर पर ये लागू होगा उन लोगों को जिनको इसकी जरूरत है, ना कि उन लोगों के लिए जैसा कि अभी तक में आरक्षण के साथ होता आया है। क्या हकीकत में उन आरक्षित वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिला है जिसको इसकी जरूरत थी? नहीं। जो एक विशेष क्रीमी लेयर का वर्ग है या जो उनके पिछलग्गू हैं, सारा फायदा अभी तक में उन्हीं लोगों ने उठाया है। क्या वाकई में जो SC/ST वर्ग है या जो OBC वर्ग है उसके उन जरूरतमंद लोगों को मिला है? तो क्या यही हश्र इस सवर्ण आयोग का भी नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी सरकार देती है हमको? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें चर्चा काफी और ज्यादा जरूरी है, इस चर्चा को मैं 2 मिनट करुणा जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें चर्चा मैं करुणा जी जरूरी है, इस चर्चा को हम आगे भी लगातार करते रहेंगे क्योंकि समय कम है, लेकिन निश्चित तौर पर आप लोगों ने बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स यहाँ पर किए हैं, लेकिन जिस समय खत्म हो जाएगा, माफी चाह रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर मैं पुनः आप लोग को आमंत्रित करूंगा क्योंकि ये तो एक बड़ी बहस है। ये चंद आधे घंटे या 1 घंटे की डिबेट में इसको पूरा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि ठीक है, समाज में तमाम जो निर्धन लोग हैं या जाति के आधार पर जिनको प्रताड़ित किया जाता है वो भी निश्चित तौर पर कारण सामने आते हैं, या फिर आर्थिक आधार पर जो निम्न कैटेगरी में उनके साथ भी शोषण होता है। कहीं ना कहीं शोषण एक बड़ा शब्द है, शोषण किसी भी प्रकार का होता है, किसी भी शख्स का होता है, तो मुझे तो लगता है कि मानवाधिकार से संबंधित ये पूरा मामला है और इसमें कहीं ना कहीं बड़ी पहल की जरूरत है। ये एक लाइन पे ये नहीं कहा जा सकता कि साहब आरक्षण खत्म कर दी जाए, या एक लाइन में ये नहीं कहा जा सकता कि आरक्षण को पूरी तरह से लागू किया जाए। ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर लगातार मंथन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, और कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठकर समाज की वास्तविक व्यवस्थाओं पर अगर हम उस पर ध्यान दें तो उसके बाद जरूरी कोई कारगर हल निकल पाए, किसी को ये ना लगे कि उसका शोषण हो रहा है, और किसी के साथ ये ना लगे कि साहब हमें सिर्फ इसलिए यहाँ पर दूर संसाधनों से क्योंकि हम ऊंची जाति से हैं या फिर हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर अत्याचार किया, जैसे किताबों में लिखा है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं
बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, हो सकता है कि कुछ शब्दों से, मेरे भी कुछ शब्दों से आपको आपत्ति हो, लेकिन आपत्तियों को हम बिल्कुल करेंगे। अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत।